अस्सलाम वालेकुम। ये रिस्टोरेशन एज की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम रिस्टोरेशन कॉमेडी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम जो फेमस रिस्टोरेशन कॉमेडी राइटर्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो अगर हम रिस्टोरेशन कॉमेडी के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो आवाम थी, जो ऑडियंस थी, जो इस कॉमेडी को देखा करती थी, उनका ताल्लुक किस क्लास से था। तो ये जो जितनी भी ऑडियंस हुआ करती थी जो कि इस कॉमेडी को देखा करती थी, ये सारी अरिस्टोक्रेट्स थी, यानी सरदार लोग, काफ़ी अमीर लोग ये हुआ करते थे। इनके अलावा कुछ मिडिल क्लास लोग भी थे जो कि इन कॉमेडीज़ को देखा करते थे, लेकिन अक्सरियत जो थी वो अमीर लोग थे, अरिस्टोक्रेट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि रिस्टोरेशन कॉमेडी में पहली दफ़ा जो फीमेल करेक्टर्स थे, रियल फीमेल करेक्टर्स को स्टेज के ऊपर दिखाया गया। यानी पुराने ज़माने में अगर रोमियो एंड जूलियट का प्ले परफॉर्म हो रहा है तो जो फीमेल करेक्टर्स थे वो कोई मेल हस बंदा ही परफॉर्म किया करता था। यानी एक खूबसूरत से नौजवान को सिलेक्ट कर लिया जाता और वो फीमेल का किरदार प्ले करता। लेकिन रिस्टोरेशन कॉमेडी में किंग चार्ल्स टू ने ये कहा कि मुझे रियल वोमेन, असली औरतें दिखाओ स्टेज के ऊपर, ना कि कोई मेल बंदा फीमेल का किरदार कर रहा हो। तो ये बात हमें यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रिस्टोरेशन कॉमेडीज़ थी उनके अंदर रियल वुमेन जो थी, रियल फीमेल्स को दिखाया जाता था स्टेज के ऊपर और वो फीमेल्स का किरदार अदा कर रही होती थी। रिस्टोरेशन कॉमेडी में बड़ी ही फ्रैंक डिस्कशन होती थी मोहब्बत के ऊपर और फिज़िकल रिलेशनशिप्स के ऊपर। यानी जो औरतें थीं वो बिल्कुल भी शाय नहीं थीं, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती थीं वो इस तरह के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये इन इन कॉमेडीज़ में ये दिखाया जाता था कि जो औरतें थीं वो बड़ी खुश होती थीं अगर उनके पीछे दो या तीन मर्द उनको फॉलो कर रहे होते थे, उनको चेज़ कर रहे होते थे। जितनी लंबी चेज़ होती, जितना मुश्किल होता एक औरत को चेज़ करना, उतनी ही कॉमेडी मशहूर होती और उतनी ही ऑडियंस जो थी वो उसको पसंद करती थी। अब लेट सपोज़ एक कॉमेडी के अंदर एक फ़ीमेल करेक्टर है और वो फीमेल करेक्टर ने शादी की हुई है किसी मर्द के साथ, और अगर वो जो फीमेल करेक्टर है वो किसी मर्द को पसंद आ गई है तो इन इस सूरत हाल में जो हस्बैंड है फीमेल का उसको जेलस नहीं होना। उसको अगर वो जेलसी महसूस करेगा कि मेरी जो वाइफ है वो किसी दूसरे मर्द में अट्रैक्शन देख रही है तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा ऐसी कॉमेडीज़ में। अब बदला लेना है उस मर्द ने कि मेरी वाइफ को उसने क्यों टैम्प्ट कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है, तो बदला वो इस तरीके से लेगा कि जो जेलिस हस्बैंड है वो सामने वाले मर्द की वाइफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी इस तरीके की कोई सूरत हाल दिखाई जाती थी इन ड्रामास के अंदर। यानी किसी भी तरह जेलिसी का जो फैक्टर है वो करेक्टर से बिल्कुल ही निकाल के बाहर फेंक दिया गया था इन रिस्टोरेशन कॉमेडीज़ में। नेक्स्ट है फॉप्स और शी फॉप्स। ये फॉप्स कौन थे? ये वो किरदार थे जो पूरी कोशिश किया करते थे कि हम बड़े ही अट्रैक्टिव लगें, बड़े ही फैशनेबल लगें, लेकिन असल में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे और इस तरह के करेक्टर्स जो थे वो बड़े ही बेहंगम से नज़र आते स्टेज के ऊपर और आवाम इनको देखकर काफ़ी खुश होती थी। मिसाल के तौर पर फॉप जो थे वो बड़े ही फैशनेबल कपड़े चमकीले से वो पहन के आ जाती और पैरों में उन्होंने चप्पल पहनी हुई होती, यानी आवाम उनके कपड़ों को देखकर बड़ी हंसती थी। तो इसी तरह फीमेल्स का जिक्र करें तो फीमेल्स में शी फॉप्स। तो ये जो फॉप्स और शी फॉप्स थे ये पूरी कोशिश करते थे कि हम अट्रैक्टिव लगें, खूबसूरत लगें, लेकिन उनके अंदर ऐसी करेक्टरिस्टिक्स, ऐसी खूबियाँ मौजूद नहीं होती थी। ऐसी रिस्टोरेशन कॉमेडीज़ में हमें ऐसी औरतें भी मिलती हैं जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, जिनका अब शादी की उम्मीद अब बाकी नहीं है। तो
तो ये जो बूढ़ी औरतें थीं ये पूरी कोशिश करती थी कि हम मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें किसी तरीके से, और मर्द हजरात अट्रैक्ट किसी हद तक नहीं भी होते थे। हाँ, अगर मर्दों को ये पता चलता कि ये जो बूढ़ी औरत है, जो कि बूढ़ी औरत काफ़ी अमीर है, काफ़ी इसके पास दौलत है, काफ़ी विरासत में इसके पास काफ़ी जायदाद है, तो ये बहुत मर्द जो थे ये कॉमेडीज़ में दिखाए जाते कि ये काफ़ी अट्रैक्ट होते इन्हीं बूढ़ी औरतों की तरफ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नो हाइट्स ऑफ लव। मिसाल के तौर पे अगर किसी मर्द को कोई औरत पसंद आ गई है और मर्द और फीमेल ने इनकार कर दिया है शादी से या मोहब्बत का एतराफ़ करने से, तो कोई हाइट हमें नहीं दिखाई जाती। हमें ये नहीं दिखाया जाता था कि वो जो मेल बंदा है, जो मर्द है, वो खुदकुशी कर रहा है, वो गोलियां खा रहा है, कोई हाइट नहीं दिखाई जाती थी। हमें ये बात दिखाया जाता था कि आप अगर इन रिस्टोरेशन कॉमेडीज़ को पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि अगर एक मर्द को, अगर फीमेल ने किसी मेल बंदे को रिजेक्ट कर दिया है तो जो मेल बंदा है वो किसी दूसरी फीमेल की तरफ चल पड़ेगा, किसी फीमेल दूसरी फीमेल को ढूंढेगा जिससे वो मोहब्बत करे, और इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई जाएंगी। रिस्टोरेशन कॉमेडी हमेशा से ही इंग्लिश लिटरेचर में अपने स्पार्कलिंग डायलॉग्स की वजह से ही मशहूर है। कभी भी इतने खूबसूरत डायलॉग इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखे गए जितने रिस्टोरेशन कॉमेडीज़ में लिखे गए थे। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो सबसे ज़्यादा ड्रामा जो है उसने प्रोग्रेस किया है एलिज़ाबेथन दौर में। और एलिज़ाबेथन दौर में हम सबको पता है कि विलियम शेक्सपियर लीडिंग ड्रामाटिस्ट थे एलिज़ाबेथन दौर के। और उसके बाद आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। ये जो दो थे ये चमकते हुए सितारे थे एलिज़ाबेथन थिएटर के, गैलेक्सी के। लेकिन इनके पास भी इतने खूबसूरत डायलॉग्स लिखने की ताकत शायद नहीं थी जितनी रिस्टोरेशन एज के कॉमेडी राइटर्स के पास थी। आज जिनकी जितनी भी इनकी कॉमेडीज़ को डिस्कस करेंगे, इनकी कॉमेडीज़ को आप पढ़ें तो हर ड्रामे में बहुत ही खूबसूरत आपको डायलॉग्स मिलेंगे, और यही बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक है इस एज की। और नेक्स्ट जो है फैक्टर, जो करेक्टरिस्टिक है रिस्टोरेशन कॉमेडी का, वो है ये कि हर प्ले के अंदर आपको ये दिखाया जाएगा कि जो मेन थीम है वो लव एंड मैरिज का है। हर प्ले के अंदर मेल कैरेक्टर्स को ये दिखाया जाएगा कि वो फीमेल्स के पीछे भाग रहे हैं, फीमेल्स किरदार जो हैं अ, उनसे मोहब्बत का एतराफ़ कर रहे हैं, उनसे शादी का कह रहे हैं। तो और कोई टॉपिक भी इनके पास नहीं है, क्योंकि बादशाह के हुक्म के ऊपर बादशाह ने कहा था किंग चार्ल्स टू ने कि मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाओ, क्योंकि बादशाह जो थे वो फ्रांस से वापस आए थे। फ्रांस के अंदर उनको ड्रामा बड़ा पसंद था, तो फ्रांस के अंदर जैसा भी ड्रामा स्टेज के ऊपर दिखाया जा रहा था बहुत ही वल्गर किस्म का, किंग चार्ल्स टू भी कहते थे कि मुझे भी ऐसा ही ड्रामा इंग्लैंड के अंदर दिखाइए। तो इसी वजह से वो जो फ्रांस की जो फ्रांस में जिस तरीके से वल्गर किस्म का ड्रामा दिखाया जा रहा था वैसा का वैसा ड्रामा जो था वो अब शुरू हो चुका था इंग्लैंड के अंदर। तो रिस्टोरेशन कॉमेडी अरूज है ऐसे ड्रामे की, और ये उस एज की डिमांड भी थी। और क्योंकि इंग्लैंड जिस मुल्क से गुज़र रहा, जिस दौर से गुज़र रहा था, वो दौर वो था जब प्योरिटन्स जो थे इनको इंग्लैंड से भगा दिया गया था। यानी जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कहते थे कि हर वक्त आप अल्लाह ताला की इबादत करें, आप वर्ल्डली प्लेयर्स में इंडल्ज ना हों, अपने आप को गुनाहों से दूर रखें। अब वो ज़माना गया और अचानक से अवाम उस ऐसे आज़ाद हो गई है कैद से, और अब वो फुल इंजॉय करने की मूड में है। और ये पूरी की पूरी एज जो है ये इस बात का सबूत है कि जो रिस्टोरेशन कॉमेडी थी वो वो डोमिनेट कर रही है इंग्लिश स्टेज को। आखिरी जो करेक्टरिस्टिक है वो हमें
इस एज में जो मिलेगा वो ये है कि इस एज के अंदर जितने भी किरदार हैं वो जो टाउन पीपल हैं वो गांव वाले लोगों का मजाक उड़ाते हुए हमें दिखाई देंगे, और जो शहर के जो लोग हैं वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर मानेंगे और ऐसा बिहेव करेंगे कि ये बड़े ही सिविलाइज हैं, काफ़ी डेवलप हैं, और ये गांव वाले लोगों का मजाक उड़ाते हुए हमें दिखाई देंगे रिस्टोरेशन कॉमेडीज़ में। अब हम डिस्कस करते हैं उन प्ले राइट्स को जो कि बड़े ही मशहूर थे कॉमेडी की वजह से। ये मेजर प्ले राइट्स हैं रिस्टोरेशन कॉमेडी के। तो सबसे पहला नाम जो है वो आता है सर जॉर्ज ईथरिज का। सर जॉर्ज ईथरिज जो थे एक बड़े ही मशहूर ड्रामाटिस्ट थे रिस्टोरेशन एरा के। इनके जो मशहूर ड्रामे हैं वो हैं द कॉमिकल रिवेंज, और कॉमिकल रिवेंज का दूसरा नाम है लव इन अ टब। दूसरा जो इनका ड्रामा है वो है शी वुड इफ़ शी कुड, और ये ड्रामा आया था 1668 में। और एक और भी इनका ड्रामा है द मैन ऑफ मूड, और ये 1676 में आया था। इनके जितने भी ड्रामे हैं उनमें हमें थीम मिलता है लव का, इंट्रीग का, साजिश का, एंड वैनिटी। वैनिटी हम कहते हैं आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल थिंग्स होती हैं या गरूर होता है, प्राउड, प्राउडी फीलिंग्स, इन ये सब कुछ हमें मिलता है जॉर्ज ईथरिज के ड्रामों में। अब इस कॉमेडी राइटर्स में, ये जो रेस्टोरेशन कॉमेडी राइटर्स हैं, इनमें जो सबसे मशहूर थे वो थे विलियम कॉन्गरीव। विलियम कॉन्गरीव बड़े ही मशहूर हैं अपने क्लेवर और स्टेरिकल डायलॉग्स की वजह से। और इन ये जितने भी प्ले राइट्स गुजरे हैं रिस्टोरेशन एरा के, ये उनमें सबसे यही मशहूर थे विलियम कॉन्गरीव। और इनके मशहूर ड्रामाज हैं द डबल डीलर, द ओल्ड बैचलर, और इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही मशहूर ड्रामा द वे ऑफ द वर्ल्ड। अब जितने भी आप एजेस आज अभी तक हमने पढ़े हैं, आपको ये बात अंदाज़ा हो चुका होगा, हर एज का एक मशहूर राइटर है और उसका एक मशहूर वर्क है। तो कॉमेडी राइटर्स में सबसे मशहूर विलियम कॉन्गरीव थे, और इनका सबसे मशहूर जो वर्क है वो है द वे ऑफ द वर्ल्ड। हमें विलियम कॉन्गरीव के ड्रामाज में बड़े ही शानदार डायलॉग मिलते हैं, किरदार मिलते हैं, और विटी कन्वर्सेशन हमें मिलती है। नेक्स्ट जो है वो है विलियम वाइकरले। विलियम वाइकरले भी रिस्टोरेशन पीरियड के ड्रामाटिस्ट हैं, और ये बड़े मशहूर हैं अपने द कंट्री वाइफ की वजह से और द प्लेन डीलर की वजह से। इनके जो ड्रामाज में औरतों की मुनाफ़कत के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। नेक्स्ट जो है ड्रामा निगार वो हैं सर जॉन वैनब्रा। ये भी बड़े मशहूर ड्रामाटिस्ट हैं रिस्टोरेशन एज के। इन्होंने जो दो मशहूर कॉमेडीज़ लिखी हैं उनके नाम है द प्रोवोक्ड वाइफ और द रिलैप्स। और इनके जो ड्रामाज हैं उन पर काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी, और सबसे ज़्यादा तनकीद भी की गई। सबसे ज़्यादा तनकीद इन्हीं के ड्रामों के ऊपर की गई क्योंकि ये अपने ड्रामों में बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी चीज़ें दिखाया करते थे। नेक्स्ट है जॉन जॉर्ज फॉर्कहर। ये आयरिश ड्रामाटिस्ट थे, और ये मशहूर हैं अपने ड्रामाज द रिक्रूटिंग ऑफिसर और द ट्विन राइवल्स की वजह से। ट्विन राइवल्स के अंदर हमें स्टोरी मिलती है एक यंग डिफॉर्म ब्रदर के बारे में जो कि अपने भाई का टाइटल भी छीन लेता है, छीनता हुआ दिखाई देता है, और उसकी रियासत भी। नेक्स्ट जो नाम है एफ्रा बैन का। एफ्रा बैन पहली फीमेल प्रोफेशनल प्ले राइट थी, ये ट्रांसलेटर भी थी और इसके साथ फिक्शन राइटर भी थी। ये मशहूर हैं अपने दो ड्रामास की वजह से, द डच लवर और द रूवर। ये इनके दो मशहूर ड्रामाज हैं, और कभी कभार इनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि ये अपने ड्रामाज में अनफेमिनिन थीम्स दिखाती हैं और पोर्ट्रेट, ये अनफेमिनिन पोर्ट्रेट्स भी दिखाती हैं। और ये भी इन्होंने पॉइंट आउट किया है अपने ड्रामाज में कि जो
एजुकेशन है वो अनइक्वल है। मिसाल के तौर पर कि अगर एक बॉय को और एक गर्ल को एजुकेशन दी जा रही है तो दोनों को बराबर नहीं दी जा रही, बल्कि जो गर्ल है उसकी एजुकेशन इन्फीरियर है एज़ कंपेयर टू द बॉय। अब यहाँ पर हमें एक बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी दिखाई गई इंग्लिश स्टेज के ऊपर रिस्टोरेशन एज में कि जब कि एक वक्त ऐसा आया कि लोगों को एहसास हो गया कि हम जो चीज़ स्टेज के ऊपर दिखा रहे हैं ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही बुरी साबित होगी। इसी चीज़ को सामने रखते हुए जर्मियर कॉलियर ने एक आर्टिकल लिखा, अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टेलिटी। यहाँ पर इमोरलिटी लिखा हुआ है, ये असल में इमोर्टेलिटी है, एंड प्रूफेननेस ऑफ इंग्लिश स्टेज इन 1698। ये वो आर्टिकल था जो कि 1698 में सामने आया और जर्मियर कॉलियर ने इंग्लैंड के लोगों को बताया कि जितनी वल्गैरिटी आप स्टेज पे दिखा रहे हैं इसके कितने नुकसान हो सकते हैं इंग्लैंड की आवाम के लिए, बाहर के लोगों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। तो इस आर्टिकल के बाद आवाम की आंखें खुल गईं और जो जो रिस्टोरेशन कॉमेडी थी वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब इंग्लिश लिटरेचर में आगे सेंटिमेंटल कॉमेडी का आगाज़ हुआ और ये सेंटिमेंटल कॉमेडी हम अगली एज में जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये जो आर्टिकल था जर्मियर कॉलियर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि इस आर्टिकल में ये बात दिखाई गई और ये बात सामने लाई गई कि हम इन रिस्टोरेशन कॉमेडी के ज़रिए कितना गलत मैसेज दे रहे हैं अपनी हिस्ट्री को। अपनी हिस्ट्री में कितना गलत मैसेज हम लिखवाएंगे और जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी हम कोई अच्छा मैसेज नहीं छोड़ रहे। तो इस आर्टिकल की बदौलत जो रिस्टोरेशन कॉमेडी थी वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई इंग्लिश लिटरेचर में।